जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ के। माय नेम इज आदित्य एंड आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को आर्थर होम्स का आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं देन लेट मी टेल यू दैट हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग वेदरिंग एंड मास मूवमेंट तक पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट में हमारा थियरी ऑफ आइसोस्टेसी चल रहा है जिसके अंदर आइसोस्टेसी क्या होता है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी जैसे एडी का कॉन्सेप्ट, प्रैट का कॉन्सेप्ट, हेपर्ड एंड बॉबी का कॉन्सेप्ट, जॉली का कॉन्सेप्ट, हाइस्कैनन का कॉन्सेप्ट, ये सब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आज के क्लास में बताया हम लोग बेसिकली आर्थर होम्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और उस पीडीएफ के अंदर इस लेक्चर से जितने भी एमसीक्यू रहेंगे वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ आर्थर होम्स की तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि आर्थर होम व्यूज ऑन आइसोस्टेसी आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ एरी। यानी आर्थर होम ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था और एरी ने जो अपने कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। कैसे सिमिलर थे? तो जब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एरी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आइएगा, चाहे आप मेरे लेक्चर से चाहे किसी के लेक्चर से या आप बुक से एक बार कवर करके ही इस लेक्चर को देखिएगा क्योंकि इस लेक्चर का जो मोस्ट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं आपको एरी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ, फिर दोबारा मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आर्थर होम्स की तो देखिए लाइक एरी होम्स बिलीव दैट द एलिवेटेड पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर व्हाट मेड ऑफ लाइटर मटेरियल। यानी एरी की तरह होम्स का भी ये मानना था कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट के एलिवेटेड पार्ट्स थे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से क्या थे, एलिवेटेड जो पार्ट थे वो क्या थे, वो लाइटर मटेरियल से बने थे। ठीक है, उसके बाद इनका ये कहना था एंड टू बैलेंस दिज हाई पार्ट्स लार्ज पोर्शन ऑफ दिज कॉलम एक्सटेंड डीप इनटू लाइटर मटेरियल बिलो द सरफेस। और इन हायर पार्ट्स को, एलिवेटेड पार्ट को बैलेंस करने के लिए उनका ये कहना था इनका जो मोस्ट लार्जर पोर्शन जो था वो अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता था, गहराई में पाया जाता था। यानी दे हैव लॉन्गर रूट्स, जो कि एरी ने अपने कॉन्सेप्ट में यही सेम चीज कहा था। ठीक है, होम्स एक्सप्लेन दैट टॉलर कॉलम स्टैंड हायर बिकॉज दे हैव लाइटर मटेरियल beneath them to a greater depth while shorter column have lighter material beneath them to a lesser depth। यानी होम्स का ये कहना था कि टॉलर कॉलम्स जो हैं वो हायर इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनका जो लाइटर मटेरियल्स जो पाया जाता है, उनका जो मटेरियल्स पाया जाता है वो नीचे की तरफ ग्रेटर डेप्थ तक पाया जाता है, वाइल जो शॉर्टर कॉलम्स थे उनके अंदर भी थोड़े लाइटर मटेरियल्स पाए जाते हैं पर वो क्या है, वो लेसर डेप्थ तक ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम इस इमेज के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इमेज बेसिकली होम्स के हाइपोथेसिस को समझाने का प्रयास करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो होम्स ने यहाँ कहा था कि होम्स बिलीव दैट व्हाट, जितने भी हमारे एलिवेटेड पार्ट्स थे वो क्या थे, वो लाइटर मटेरियल से बने होते। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं इनकी जो डेंसिटी है वो डिप्रेशन एरिया से जो है सी फ्लोर का या ओशियन के, उनकी कंपेरिजन में इनकी डेंसिटी कम है। इसकी डेंसिटी 2.7 है तो इसकी जो डेंसिटी सी फ्लोर की वो 3.0 है। ठीक है, होम्स एक्सप्लेन दैट टॉलर कॉलम स्टैंड हायर बिकॉज दे हैव लाइटर मटेरियल। और ये भी इनका कहना था, एक मिनट मैं इस पे आता हूँ, कि दे हैव व्हाट एक्सटेंड डीप इनटू लाइटर। यानी इनके जो है लॉन्गर रूट पाए जाते हैं डीप इनटू अर्थ सरफेस। यानी जितना ऊपर ये पाया जाएगा उससे ज्यादा इसका लार्जर पोर्शन क्या होगा, आपका डीप इनटू अर्थ सरफेस में पाया जाएगा। और ये इस वजह से खड़े थे क्योंकि इनके जो लाइटर मटेरियल है वो ज्यादा गहराई तक पाए जाते हैं। ठीक है,
ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था आर्थर होम ने, ये तो था अभी तक इन्होंने एरी से उठाया था, फिर इसको इन लोगों ने, होम्स और डीएल होम दो लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम के जरिए क्या किया, समझाने का प्रयास किया। तो इस डायग्राम में इन लोगों ने बेसिकली डिफरेंट क्रिस्टल कॉलम्स लिए थे, ईच विथ सेम एरिया, यानी अगर कोई एक इतने एरिया का था तो दूसरा भी इतने एरिया का था, तीसरा भी इतने का था और चौथा भी इतने एरिया का था। और उनका ये कहना था कि इन सब की जो गहराई थी, इन सब की जो यानी डेप्थ थी, वो क्या थी 50, यानी मान लीजिए गहराई हो गई इतनी, ठीक है, तो इन सबकी जो गहराई थी वो क्या थी 50 किलोमीटर तक ही पाई जा रही थी, ठीक है। उसके बाद उनका यह कहना था ये जो 50 किलोमीटर का डेप्थ था, ये इंश्योर करती है या करती थी दैट द वेट ऑफ ईच कॉलम अप्लाइज सिमिलर प्रेशर ऑन द अंडरलाइंग मटेरियल रिगार्डलेस ऑफ सरफेस एलिवेशन, यानी कोई इतना भी सरफेस का एलिवेशन हो, चाहे वो 4 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जा रहा हो सी लेवल से, चाहे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जा रहा हो, पर क्या हो रहा था जब वो इस डेप्थ पे पहुंचते थे तो उससे क्या होता था, वहां की जो प्रेशर लगती थी वो क्या होती थी, सिमिलर हो जाती थी, यानी ये था क्या था आपका लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर। वो ये एसोसिएशन की कॉन्सेप्ट यही कहती है भैया क्या, कि जो हमारे क्रस्ट के पार्ट होते हैं वो मेंटल के जो ऊपरी हिस्सा होता है एस्ट्रोस्फीयर में, उसके साथ बैलेंस बना कर रखते हैं। अब कैसे बैलेंस बना कर रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो एस्ट्रोस्फीयर होता है वो पूरी तरह से सॉलिड के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह से आपने मरकरी देखा हो या आयरन, उसके अंदर आयरन बोने का प्रयास करिए तो क्या होगा, आयरन डूबेगी नहीं उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मरकरी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। उसी तरह इनके अंदर भी कुछ होता है, क्या एस्ट्रोस्फीयर आपको उस तरह का होता है और क्रिस्टल पार्ट हमारे आयरन की तरह हो जाते हैं, ठीक है। जब उन्हें डुबाने की कोशिश किया जाए, उसके अंदर जब जसते हैं तो क्या होता है, वो डूबते तो है नहीं उसके अंदर, क्योंकि नीचे से आपकी बायोन्सी फोर्स लगती है। बायोन्सी फोर्स इन सब क्या करती है, इन सबको उस लेवल पे ला देती है जिस लेवल पे जो प्रेशर उनका होता है एक समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इनका वेट जो होता है वो इक्वल हो जाता है। कैसे होता है वो सब ऑलरेडी हम अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके अंदर हम सब ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। they taken the depth of 50 किलोमीटर फॉर आइसोस्टेटिक कंपनसेशन। आइसोस्टेटिक कंपनसेशन मतलब ये कहती है कि एक लेवल पे जाके, एक डेप्थ पे जाके जो वेट या जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है आपका, वो सिमिलर हो जाता है, ठीक है। उनका ये कहना था कि जो आपका ये 50 किलोमीटर का डेप्थ था जिस एरिया के उन्होंने लिया था, उस एरिया में हैव नॉट बीन डिस्टर्ब बाय जियोलॉजिकल इवेंट फॉर वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन। ऐसा हम लोगों ने इसलिए कहा था क्योंकि जब जॉली ने याद करिए अपने, जब उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में ये कहा था कि लेवल ऑफ कंपनसेशन जो था वो पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं पॉसिबल था, क्योंकि वो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर डिफरेंट जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, जियोलॉजिकल इवेंट्स से डिस्टर्बेंस जो होती है उसकी वजह से इनका जो प्रेशर होगा वो ऊपर नीचे होता जाएगा, वेट जो होगा वो ऊपर नीचे हो पाएगा, इस वजह से लेवल ऑफ प्रेशर जो होगा पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से ऑर्थोनोम ने ये कहा कि देखिए हम मानते हैं कि ये होता है, पर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो एरिया उन्होंने लिया, हमने जो अपने कॉन्सेप्ट में एरिया लिया है वो ऐसा एरिया लिया है जो कि लंबे समय से क्या है, जियोलॉजिकल इवेंट से डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ठीक है। दे अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल वेट along द लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर। इसे आप लोग लेवल ऑफ कंपनसेशन की तरह समझ सकते हैं थ्रू द एग्जांपल ऑफ 4 कॉलम ऑफ इक्वल एरियाज, यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। दीज 4 कॉलम्स आर, पहला 4 प्लेटियो जो कि 4 किलोमीटर हाइट पे पाया जा रहा था सी लेवल से, दूसरा प्लेटियो ही था पर वो 1 किलोमीटर हाइट पे पाया जा रहा था, तीसरा क्या था आपका प्लेन था जो सी लेवल पे पाया जा रहा था, और पांचवा क्या था आपका, मतलब चौथा क्या था आपका ओशियन था जो कि 5 किलोमीटर गहराई पाया। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लेटियो था वो 4 किलोमीटर का हाइट पाया जा रहा था, तो क्या थी वो लॉन्गर रूट्स उनके पाए जा रहे थे। 1 किलोमीटर के हाइट पाया जा रहा था तो उसकी जो रूट थी इसके कंपेरिजन में थोड़ी कम थी। ये प्लेन जो था सी लेवल पे था तो इसकी जो रूट थी इसके कंपेरिजन में कम थी, और जो ओशियनिक डीप था वहां तो आपका ज्यादा देखा ही नहीं जा रहा था, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर टू द राइट ऑफ ईच कॉलम डिनोट डेंसिटी। इस गिवन फिगर में जो आपकी राइट कॉलम्स के हर राइट कॉलम के राइट पार्ट पे डेंसिटी डिनोट करती है, और जो एम आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली मोहरविकिक डिसकंटिन्यूटी डिनोट करती है। ये डिसकंटिन्यूटी आप बोलेंगे क्या होता है, देखिए डिसकंटिन्यूटी मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, वैसे तो इसका मतलब बहुत ही गहराई में होता है पर यहाँ पे आपको आसान भाषा में कहूँ तो अर्थ सरफेस जैसा आप जानते हैं डिफरेंट लेयर्स में पाए जाते हैं। तो इन लेयर्स के बेसिकली ट्रांजिशन बाउंड्री या ट्रांजिशन जहाँ से होता है, यानी कि जो बाउंड्री होती है
दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है उसे डिसकंटिन्यूटी आप अभी समझ के रखिए, ठीक है। और इस डिसकंटिन्यूटी और ये मोहरिक डिसकंटिन्यूटी, अब ये डिसकंटिन्यूटी जो होती है आपकी कई तरह की होती है, अलग अलग सरफेस के बीच में पाई जाती है, ठीक है। सरफेस यानी लेयर्स के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है मोहरिक डिसकंटिन्यूटी, ये बेसिकली क्रस्ट और मेंटल के पार्ट बीच में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी यानी मेंटल का पार्ट शुरू हो जा रहा था और इसके ऊपर आपका क्रिस्टल का कॉन्टिनेंट का पार्ट था, क्रिस्टल का पार्ट बेसिकली था, ठीक है। तो इन लोगों का ये कहना था, इसके जरिए इन्होंने, हमने समझा ना अभी क्या एसोस्टेटिक मतलब बैलेंस। अब बैलेंस दर्शाने का क्या मतलब हुआ, बैलेंस तभी होगी जब वहाँ पे इक्वल प्रेशर हो जा रहा होगा, वेट सेम हो जा रहा, बायसी लगेगी तो क्या होगा, उनको एक प्रेशर पे ला दे रही थी, एक वेट ला रहे थे, तो उसको समझाने का यही था कि उसको उन्होंने बेसिकली अब कैलकुलेशन करके दर्शाया। तो उनका ये कहना था कि द वेट ऑफ ईच कॉलम, उन्होंने जो कैलकुलेशन की उससे उन्होंने ये पता किया, सबसे पहले प्लेटियो का उन्होंने निकाला, प्लेटियो का वेट निकाला, कैसे निकाला, उनका डेंसिटी और माफ करिए डेंसिटी और उनकी जो थिकनेस थी उसके बीच में मल्टीप्लाई करके। तो उसने जब प्लेटियो का निकाला जो कि 4 किलोमीटर हाई का लिया था, उसका भी आपका 151 यानी 150 के आसपास आया। दूसरा प्लेटियो जो कि 1 किलोमीटर हाई था उसका उन्होंने वेट निकाला तो वो भी 150 के आसपास आ रहा था। तीसरा आपका जो प्लेन का निकाला तो उन्होंने देखा क्या कि ये भी 150 के पास आ रहा था। चौथा जो उन्होंने निकाला ये भी देखा क्या कि इसके भी 150 के आसपास आ रहे थे, यानी भले ही इनके सरफेस के एलिवेशन हो रहे थे, डिफरेंट एलिवेशन के हाइट के पाए जा रहे थे, पर देखा क्या जा रहा था कि ये 50 किलोमीटर की डेप्थ पहुंच के इनका जो वेट हो रहा था वो सेम हो जा रहा था, और फिर इन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके जताया था, ठीक है। तो यही था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ आर्थर होम्स, ठीक है, जिसके अंदर मेन पार्ट तो आपका यही कैलकुलेशन वाला हिस्सा था, कैसे इन लोगों ने बेसिकली अपना ये दर्शाया था कि इक्वल वेट जो होता है वो लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर पे इक्वल हो जाता है, कैसे सेम हो जाता है। बाकी ये जो हमने अभी देखा, ये जो होम्स वाला ये पहला पीपीटी जो था, इसके अंदर जो चीजें देख रखी है तो एरी ने अपने कॉन्सेप्ट में पहले ही बोल चुकी थी। आर्थर होम ने बेसिकली इसको प्रूव किया था एक डायग्राम के जरिए कैलकुलेशन करके थियोरेटिकल बेसिस से, ठीक है। तो ये था पूरा आपका आर्थर होम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।